Hello student, I am Prajapati Mishra. Today I will discuss Class 10 History Chapter 1 Nationalism in Europe. Today I will discuss analysis the major and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए सामूहिक पहचान बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा। तो देखिए उसमें उन लोगों ने बहुत सारे स्टेप उठाए थे, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे उन्होंने स्टेप उठाए। तो उन्होंने पहला स्टेप उठाया था अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन। उन्होंने एक नया राष्ट्रीय तिरंगा चुना फ्रांस सीसी के लिए। सेकंड देखते हैं, तो उन्होंने सेकंड जो स्टेप उठाए, उन्होंने जो स्टेट जनरल का नाम जो है नेशनल असेंबली कर दिया। ओके, और क्या किया गया, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया, मैंने पूरे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए कानून बनाए गए, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। और स्टेप क्या उठाया गया, तो मेजरमेंट सिस्टम मापतौल एक समान की गई, जो अलग अलग थी मेजरमेंट सिस्टम मापतौल वो एक कर दी गई। रीजनल लैंग्वेज को डिमोटिवेट किया गया और नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। दैट मीन्स की बात करें तो फ्रेंच राष्ट्र की भाषा बन गई, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। और क्या किया गया, नए नए ओथ नए नए शपथें ली गई, जितने भी शहीद थे उनका गुणगान किया गया। और स्टेट जनरल का जो चुनाव था सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा, और पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। तो ये सारे स्टेप उठाए गए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपाय और ये कार्य थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन संहिता क्या है। 1804 में नेपोलियन ने कुछ नियम कुछ सिद्धांत बनाए थे जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये नेपोलियनिक कोड में क्या क्या सुधार किए गए, तो नेपोलियन ने जो संहिता बनाई थी, जो नियम बनाए थे, उसमें चेंज किए गए। कानून के समक्ष समान था, जो फ्रांस में जो था पहले कानून के समक्ष सभी लोग बराबर नहीं थे, समाज में भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसको उसने समाप्त कर दिया कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होते हैं, इक्वलिटी होती है लॉ के सामने, सभी लोग बराबर होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। कोई भी गलत कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है, लॉ का डिसोबे करता है, तो उसको दंड मिलता है। फिर क्या होता है, सेकेंड, अबॉलिश स्पेशल प्रिविलेज, जन्म पर आधारित सभी सुविधाएं समाप्त कर दी गई। अब इसको देखिए, जन्म पर आधारित सुविधाएं, तो आपने फ्रांस में देखा था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे, फर्स्ट क्लर्जी और नोबिलिटी थे, तो उनको कोई टैक्सेस पे नहीं करने थे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, टाइद एंड टाइल, सारे टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि थर्ड स्टेट के ऊपर बहुत ही बर्डन हो रहा था, जबकि रिच फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे। तो नेपोलियन ने क्या किया कि उसने सबसे पहले सुधार किया कि सारे स्पेशल प्रिविलेज को एबॉलिश कर दिया कि कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, अब सभी लोग
जो जैसे कार्य करेंगे उसके आधार पर उनको राइट्स मिलेंगे। एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया नेपोलियन के द्वारा। थर्ड क्या देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया मीन्स सिंप्लीफाइड जो किया गया, जो प्रॉपर्टी के राइट्स को क्या किया गया, सेव किया गया। दैट मीन्स कि वहाँ भी अब लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा जो पहले नहीं था। ओके, इसके बाद से उसने क्या किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी समाप्त किया, और किसानों को, जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उनको भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से भी मुक्ति मिल गई। और देखते हैं तो यातायात और संचार जो व्यवस्थाओं में भी बहुत ही सुधार किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को भी बहुत ही सरल बनाया गया। तो ये सारे जो नेपोलियन के सुधार थे, इसलिए इसको नेपोलियन कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, अब एक आता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि वियना ट्रीटी क्या है, वियना संधि क्या है। तो देखो, वियना संधि जो है 1880 में की गई थी। इस ट्रीटी का मेन जो एम था कि नेपोलियन जब युद्ध कर रहा था तो उसने बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। नेपोलियन युद्ध के दौरान बहुत सारे रिफॉर्म हो गए थे, बहुत सारे बदलाव हो गए थे, जिसके कारण जो थे यूरोप के जो देश थे, यूरोपीय शक्तियाँ 1815 में एक हो गई, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ये सारे लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन्होंने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए, एक ट्रीटी तैयार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने वियना में इस कांग्रेस की मेज़बानी की थी। इसके ये इनके स्पॉन्सर्ड थे। अब आता है कि वियना संधि जो की गई, इसमें क्या बदलाव किया गया। तो वियना संधि का मेन उद्देश्य था कि नेपोलियन युद्ध के दौरान जो भी बदलाव हुए थे उसको फिर से चेंज करना, और फिर से बुर्बो डायनेस्टी जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो एबॉलिश हो गई थी, फिर से उसको क्या करना, रीएस्टैब्लिश करना, फिर से उसको बहाल कर देना। ये था वियना संधि का मेन उद्देश्य। ओके, तो इसमें क्या क्या हुआ इसको हम लोग देखते हैं। ओके।